स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मौनी अमावस्या के पावन मौके पर प्रयागराज की यात्रा कर रही हैं। दोपहर में अरेल घाट से नाव से प्रियंका संगम पहुंची और आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ बेटी और अन्य लोग भी रहे। कलाई में रुद्राक्ष, हाथ में नारियल और पुष्प, लाल रंग का सलवार कुर्ता और हर हर गंगे के उद्घोष के बीच प्रियंका गांधी ने संगम में डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी में स्नान को बहुत पवित्र माना जाता है। प्रयागराज तो वैसे भी तीर्थ राज कहा जाता है। प्रियंका ने अपने बेटे रेहान और बेटी मिराया के संग संगम पर पूजा पाठ भी किया, सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। संगम स्नान के प्रियंका की तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गई। प्रियंका यही तो चाहती हैं, यही चाहत कांग्रेस पार्टी की भी है। संगम में डुबकी के बहाने चुनाव की लहरें पार कर प्रियंका पार्टी को सत्ता के किनारे लाना चाहती हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची प्रयागराज। उन्होंने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक शुरुआत कर दी है। सहारनपुर से पहले किसानों को उन्होंने भेंट की और उनके माध्यम से अपनी राजनीतिक शुरुआत सहारनपुर से की और अब हिंदू आस्था के सैलाब जहां उमड़ रहा है, माघ मेले में पहुंची मौनी अमावस्या के पर्व पर यहां उन्होंने गंगा जी में डुबकी भी लगाई। अब इसको ये देखा जा रहा है कि ये एक बार फिर से हिंदू आस्था को जगाते हुए लोगों की भावनाओं से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये पहुंची थी प्रियंका गांधी वाड्रा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम पे उनसे भेंट करने मनकामेश्वर मंदिर। यहाँ से निकलकर अब वो वापस जा रही हैं और अब यहाँ से प्रयागराज से वो चली जाएंगी। इस पूरे दौरे को, चाहे वो सहारनपुर का दौरा हो चाहे प्रयागराज का दौरा हो, उसको इससे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि युवा और जो नई एक जनरेशन है वो कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। इसी के साथ कांग्रेस अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है और इसको ये देखा जा रहा है कि धर्म नगरी पहुंचकर वो हिंदू आस्था से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। प्रियंका खुद नाव चलाते हुए त्रिवेणी पर पहुंची। यूपी में पार्टी की किस्मत की खेवनहार भी वही हैं। क्या पता पूजा पाठ और स्नान ध्यान से ही चुनावी नैया पार लग जाए। राजनीति में इस फॉर्मूले को सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाता है। बीजेपी के उग्र हिंदुत्व के मुकाबले कांग्रेस का अपना हिंदुत्व संगम पर स्नान और पूजन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से भेंट की। प्रियंका के दौरे के दौरान एक अजब संयोग भी बना। प्रियंका गांधी जब नाव पर सवार होकर संगम जा रही थीं, तो उसी वक्त योगी सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए माघ मेले में मौजूद श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश हो रही थी। इस दौरान प्रियंका गांधी और उनके साथ आए लोगों पर भी फूलों की बारिश हुई। माँ गंगा और मेरे पीछे तो मांगा अपने दिल में, मांगा अपने दिल में रखूंगी। नहीं, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था, उन्होंने तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी। तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है। हमेशा संपर्क में रहती हूँ। आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए, इसलिए बहुत खुश। आखिर कोशिश करने में क्या जाता है। यूपी में कांग्रेस के पास गंवाने के लिए कुछ बचा नहीं है। ना नुकुर करते करते प्रियंका आखिरकार राजनीति में आ चुकी हैं। क्या पता कल को चुनाव भी लड़े। पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि यूपी के लिए उन्हें सीएम उम्मीदवार होना चाहिए। चंदन मिश्रा, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब बात करते हैं समर्पण दिवस की। बीजेपी ने आज पार्टी के विचारक दीनदयाल की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया है। इसको लेकर कई जगहों पर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित किया, तो वहीं सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल को संबोधित किया। बीजेपी ने आज पार्टी के विचारक दीनदयाल की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया।
इसको लेकर कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीनदयाल की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सभी सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए, भारत के लोकतंत्र और मूल्यों को कैसे जीना चाहिए, दीनदयाल जी इसके लिए एक बड़े उदाहरण हैं। दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम के नियम से चल रही है। नेशन फर्स्ट, प्रकृति के साथ सामंजस्य का दर्शन दीनदयाल जी ने हमें दिया था। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व करके दुनिया को वही राह दिखा रहा है। साथियों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने दुनिया की किसी भी सोच के प्रभाव में अपने विचारों को नहीं गढ़ा था, इसलिए उनके विचारों में एक मौलिकता थी। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि सामाजिक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए, भारत के लोकतंत्र और मूल्यों को कैसे जीना चाहिए, दीनदयाल जी इसके लिए भी एक बड़ा उदाहरण है। भारत माता के महान सपूत भारतीय राजनीति में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के बारे में एक स्पष्ट और पारदर्शी सोच को स्थापित करने वाले सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन उनकी उपस्थिति, उनके विचारों के माध्यम से, उनके विचार दर्शन के माध्यम से निरंतर पार्टी को और समाज को अनुप्रेरित करती रही और आज उसी का परिणाम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा प्राप्त करके आज केंद्र और प्रदेश सरकार देश के गांवों के बारे में, देश के गरीब के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के बारे में कुछ सोच पा रही है, कुछ कर पा रही है। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु 10-11 फरवरी 1968 के बीच मुगल सराय स्टेशन यार्ड में हुई थी। वे पठानकोट एक्सप्रेस से लखनऊ से पटना जा रहे थे। चंदन कुमार, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और सिर्फ रुड़की ही नहीं, गोरखपुर में भी ऐसे 4 से 5 परिवार हैं जो उत्तराखंड के तपोवन में 2 जून की रोटी कमाने की जुगत में गए हुए थे, लेकिन आज उस त्रासदी के बाद इनके अपनों की तलाश कर रहे हैं। और ऐसे ही 2 परिवारों की दर्द भरी कहानी हम आपको आज बता रहे हैं। माँ की आंखों से बहता आंसू, बहनों की चीख पुकार और दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही है। बहनों की आंखों से बहते हुए अश्क और उसकी चीख पुकार, इन परिवारों की करुणामयी आवाज इस बात की तस्दीक करता है कि उसे अपने भाई से कितना प्यार है। उत्तराखंड की त्रासदी में सैकड़ों लोग लापता है, जिसको लेकर अपनों की आंखों से अश्कों की धार बह रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड त्रासदी में सैकड़ों लोग अपनों से बिछड़ गए हैं। उत्तराखंड आपदा में न जाने कितने अपनों से दूर हो गए हैं। महज 8 साल बाद एक बार फिर से कुदरत का कहर लोगों पर टूट पड़ा है और इस आपदा में सैकड़ों परिवार के लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं।
कोई बहन अपने भाई को याद कर रही है, कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े की आस में अश्कों की धार बहा रही है। गोरखपुर में वैसे 4 से 5 परिवार हैं जो उत्तराखंड के तपोवन में 2 जून की रोटी कमाने की जुगत में गए थे, लेकिन आज उस त्रासदी के बाद अपनों कितने ही अपने अपनों से दूर हो गए हैं और कितने ही अपने अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है और सरकार पल पल के अपडेट ले रही है। गोरखपुर के भी ऐसे ही 4 से 5 ऐसा परिवार है जिनके अपने अपनों से दूर हो गए हैं और अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है। ये गौरा खास है जगत बेला का, जहां आप ये जो घर देख रहे हैं, ठीक इसमें धनुषधारी और ठीक उसके सामने वेद प्रकाश का जो लड़का है, वो वेद प्रकाश जो है वो पूरी तरह से लापता है। यानी एक जो इकलौता लड़का है वो पूरे परिवार का खर्च चलाता है और धनुषधारी भी अपने पूरे परिवार का जो है पालन पोषण करते हैं और अकेला धनुषधारी और अकेले जो वेद प्रकाश हैं वो पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। और जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं हृदय को चीरने वाली आवाज़ है और निश्चित रूप से ये आवाज़ होना लाजमी भी है, क्योंकि जब कोई अपना किसी से दूर होता है तो बहुत तकलीफें होती हैं। और आप आवाज़ देखें कि इससे जो 5 बहनें हैं वो अपने भाई का इंतज़ार कर रही हैं। उनकी माँ जिनकी आंखें पथराई हुई हैं वो अपनी पथराई आंखों से अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हैं। ये जो आवाज़ें आप देख रहे हैं जो या जो सुन रहे हैं, किस तरह से इनके जो अपने अपनों की का इंतज़ार कर रहे हैं, उस त्रासदी में किस तरीके से ये अपनों को खोज रहे हैं। ये वो बहनें हैं जो रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं। कोई सीढ़ी पे बैठा है तो कोई घर के आंगन में बैठा है, कोई गलियारे में बैठा है, कोई माँ है तो वो अपने इंतजार कर रही है दरवाजे पे अपनी बहन के। बेटा रो मत, ये बताओ भाई है आपका वो? हाँ, मेरा भाई है। उनका इतना सपना था नौकरी पाना, कह रहे थे कि नौकरी पा जाएंगे, हाय करेंगे, हम करेंगे, तुम लोग के साथ ही अच्छे कार्य करेंगे। वो कैसे कहाँ पर है मेरे भैया, कहाँ पर है? और ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो बहनों की आवाज़ है या जो उसकी तकलीफ़ें हैं वो आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा गांव है शोकाकुल है और किस तरीके से शोक में डूबा हुआ है। आज ये दोनों परिवार और पूरा गांव आज उस वेद प्रकाश और धनुषधारी का इंतज़ार कर रहा है और प्रशासन की तरफ नज़रें लगाए बैठा है कि किसी भी तरह से वो समाचार आए और उनके आने की जानकारी मिले। फिलहाल जिला प्रशासन से लगाए तमाम सरकारी तंत्र उन दोनों परिवारों के साथ साथ तमाम उन अपनों को खोजने की तलाश में लगे हुए हैं जो उस त्रासदी के शिकार हुए हैं। वेद प्रकाश
और वहीं चमोली की आपदा को आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन मलबे में दबे लोगों की अब तक कोई खबर नहीं है। घर वालों की आंखें इंतजार में पथरा चुकी हैं। वहीं इस आपदा में रुड़की का एक युवक भी लापता है, जिसको लेकर परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। युवक पिछले 1 साल से निर्माणाधीन बांध में टनल के अंदर जेसीबी चलाने का काम करता था। देवभूमि उत्तराखंड में करीब 7.5 साल बाद आई तबाही ने ऐसा तांडव मचाया कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली की आपदा को आज 5 दिन हो गए, लेकिन मलबे में दबे लोगों की अब तक कोई खबर नहीं है। घर वालों की आंखें इंतजार में पथरा चुकी हैं। वहीं इस आपदा में रुड़की का एक युवक भी लापता है, जिसको लेकर परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। ये युवक पिछले 1 साल से निर्माणाधीन बांध में टनल के अंदर जेसीबी चलाने का काम करता था। परिजनों का कहना है कि युवक से 6 फरवरी को बात हुई थी और 7 फरवरी को संडे होने के चलते उसकी छुट्टी थी, लेकिन कुछ समय के लिए वो टनल में जेसीबी को साइड करने के लिए गया, तभी ये सैलाब आ गया और तब से वो लापता है। अंजेस नाम था जी। वो जेपीसी का काम कर रहा था। वो वहाँ से काम करने के लिए गया था और इतवार का दिन था और उसमें एक इंजीनियर उसको नीचे बुलाया कि भैया मशीन एक तरफ हटा लो। वो ऊपर से नीचे गया और एकदम ऊपर से माल मलबा पानी बर्फ जो भी कुछ है था वो सारा एकदम जा पड़ा और उसका आज तो कोई पता नहीं 4 दिन हो गया उसको। 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद रुड़की के सोहलपुर गांव का युवक अंजेश, जो पिछले 1 साल से निर्माणाधीन बांध के टनल के अंदर जेसीबी चालक था, इस हादसे का शिकार हुआ है और तब से लापता है। युवक के लापता होने के बाद से परिजन परेशान है। परिजनों का कहना है कि 6 फरवरी को उससे आखिरी बार बात हुई थी। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, 2 और बड़े हैं, ठीक है, 2 सिस्टर है, परिवार है हमारा घर में सब। और फैमिली पहले करता था, उसके बाद उसे वहाँ पे काम मिल गया, वहाँ पहुँच गया वो 1 साल से चमोली में, जहाँ पावर हाउस बनना था वो। तो वहाँ पे 1 साल से काम चल रहा था रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं थी, काम चल रहा था। और ये हादसा हुआ संडे वाले दिन 8 में, और छुट्टी का दिन था उसका। बस जो अधिकारी लोग जा रखे थे वहाँ पे, जे लोग जा रखे थे, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया उसे वापसी कि भाई अपनी ये जेसीबी थोड़ा साइड में लगा दे। वो भी सेंटर में खड़ी थी वहाँ पे। तो वहाँ से रूम से नीचे आया, उसने हटाई वो। फिर थोड़ा अधिकारी लोगों को काम दिखा होगा, उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा काम कर दे। उसने कहा ठीक है सर करता हूँ, उसकी तो ड्यूटी है करने की। उसके बावजूद उसने काम किया, फिर 15-20 मिनट के बाद ये हादसा हो गया। परिजनों ने बताया कि 14 मार्च को अंजेश के बड़े भाई की शादी होनी है। घर में खुशियों का माहौल चल रहा था, लेकिन घटना के बाद से ही मातम का माहौल छाया हुआ है। जल प्रलय के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। कुछ लोगों को सुरक्षित तलाश कर निकाला भी जा चुका है। फिलहाल अंजेश के परिजन लापता अंजेश के लिए भगवान से सकुशल मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। चमोली में काम कर रहा था, जेसीबी ऑपरेटर था और ये बहुत दिनों से टनल में काम कर रहा था। बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत स्वाभाविक लड़का है। और बेचारे जब से आपदा आई 11:00 पे आपदा आई चमोली के अंदर, बहुत हल्ले भी उतरे लेकिन कोई सुनाई नहीं दी। नीचे बहुत काम कर रहे थे, अपनी जेसीबी हटाने के लिए गया था। कुछ अधिकारी ने उन्हें कहा भाई तुम्हें थोड़ा सा काम करना, यो काम कर दे। बेचारा अंदर काम करने के लिए चला गया और फिर आपदा आ गई। फिर उसका कोई अता पता अब तक लगा नहीं। इनके परिवार के लोग वहाँ पे गए हुए हैं, अभी में थोड़े बता भी रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई अभी सूचना ऐसी नहीं आया। सवाल ये है कि पहाड़ों का दर्द इस भयावह घटना के बाद एक बार फिर उभर गया है। हम सुकून की तलाश में पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन अंधाधुंध परियोजनाओं की होड़ में पहाड़ों को मुसीबत में डालने से पहले एक पल नहीं सोचते। अब पीछे छूट गए हैं तो तबाह हो चुके परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और भारत की कूटनीति और कठिन हालत में सीमा पर डटे जवानों के शौर्य की बदौलत चीन अब पेंगोंग झील से उल्टे पैर वापस लौटने लगा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में ये बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि बुधवार से सेना की वापसी शुरू हो गई है। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा है कि पैंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी किनारे से सेना की वापसी का समझौता हुआ है। उन्होंने कहा है कि चीनी सेना इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से सेना वापसी के 48 घंटे के भीतर सीनियर कमांडर लेवल की बैठक होगी। 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।